और वहां पर नीतीश कुमार एक महिला को टच कर रहे थे। कई बार नीतीश कुमार का वीडियो वायरल हो रहा है। नीतीश कुमार के राष्ट्रभक्त होने का सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? तेजस्वी यादव। इतने बड़े राष्ट्रभक्त और इतने बड़े राष्ट्रभक्त के पुत्र, इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी के खानदान से आने वाले व्यक्ति, तो ये भी देखिए कि सर्टिफिकेट कौन दे रहा है और किसको दे रहा है। इससे ऊपर जो सोच नहीं बना पा रहा, जिसका पूरा राजनीति ही, वो लालू जी हों चाहे उनके परिवार के जो भी उनके उत्तराधिकारी बने हैं, उनका पूरा खेल ही है कि जाति विभेद बनाओ और एक पर्टिकुलर धर्म के एक समुदाय के लोगों को जो है लालटेन में किरासन तेल बनाकर जलाओ। नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज देख रहे हैं। अभी हमारे साथ सारण के एमएलसी इंजीनियर सत्येंद्र राय हैं। आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी मैंने इनका इंटरव्यू किया था और बहुत बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। जो सच है उसको सच कह देते हैं, भले किसी भी पार्टी में रहे या फिर निर्दलीय चुनाव लड़े। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। विधानसभा चुनाव सामने है 2025 का और सभी लोग तैयारियों में लग गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह बिहार का दौरा कर रहे हैं लगातार, मोदी जी भी लगातार आ रहे हैं। कल अमित शाह आए हुए थे बिहार में, मंच पर जो भी चीज़ें हुई हमने देखा, उस चीज़ को वीडियो वायरल, वहीं से मैं शुरुआत करूंगा क्योंकि आप भी थे। और वहां पर नीतीश कुमार एक महिला को टच कर रहे थे। कई बार नीतीश कुमार का वीडियो वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि इनको अब मुख्यमंत्री अगर बनाया गया तो बिहार का विनाश हो जाएगा। क्या सोचते हैं इस पर? मैं नहीं मानता कि वो टच कर रहे थे। जब वो फोटो हो रहा था तो फोटो में कभी कभी हम लोग अपने पास किसी को बुला लेते हैं, तो उन्होंने उस महिला को सम्मान देने के लिए, बल्कि अपने बगल में खड़ा होने के लिए, और क्या क्या समझते, मैंने महिलाओं को टच करने से क्या छुई मुई होती है क्या? ऐसा तो नहीं है। ये आप जो लेकिन फिर नहीं भी नहीं आप बिहार की जो किस भावना से किसी को टच करते हैं? अगर अगर सही भावना से, सर देखिए कड़ा सवाल है सर, आप भले झुठला सकते हैं चीज को, लेकिन बहुत कड़ा सवाल है। अगर वो सही भावना से टच कर रहे थे तो फिर सम्राट चौधरी उनका हाथ क्यों खींच रहे थे बार बार? मुझे तो नहीं समझ रहा है कि सम्राट चौधरी जी उनका हाथ खींच रहे थे। सम्राट चौधरी जी को यही लग रहा था कि हमारा चेहरा छुप रहा है, क्योंकि जो महिला को जो खींच रहे थे, सम्राट चौधरी जी के सामने महिला का चेहरा आ रहा था, इसलिए वो अपना चेहरा ना छुप जाए, इसलिए थोड़ा सा चाहते थे कि साइड में रहे। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। आप इसको अब केवल कहानी बना देना चाहिएगा, तो कहानी तो किसी भी चीज का कुछ बन जाता है। वो तो एक नुक्ते की गलती से खुदा से जुदा हो जाता है, तो उसे छोड़िए ना, नुक्ता मत खोजिए इसमें। लेकिन देखिए लगातार मैं सर सवाल करूंगा, झंडे जो राष्ट्रगान बज रहा था वहां पे उन्होंने किया, फिर विधानसभा में उन्होंने बयान दिया और कई सारे जगहों पर ऐसा किया है। और लगातार अभी सर मीडिया में चल रहा है इस चीज कि नीतीश कुमार की मानसिकता खराब हो गई है। क्या ऐसा भी है कि उम्र का पड़ाव पे है जहां पर उनको अब संन्यास ले लेना चाहिए? आप लोग कह रहे हैं कि 2025 में 225 और लोग एक तरफ कह रहे हैं, सोशल मीडिया कह रहा है कि नीतीश कुमार को संन्यास ले लेना चाहिए। 2025, 225 और फिर से नीतीश, वो चाहे जितना तेजस्वी और उनके भक्तों को जो समझ में आ रहा हो, वो कोशिश करते रहें। ये दीवार पे लिखी हुई इबारत है जिसको पढ़ना पड़ेगा। और एक बात मैं बता दूं आपको, नीतीश कुमार जी को कोई राष्ट्रभक्त का सर्टिफिकेट दे, ऐसा बिहार में कोई पैदा नहीं हुआ है। इसलिए राष्ट्रगीत का अपमान, राष्ट्रगान का अपमान, ये जो चोचले जो पढ़े जा रहे हैं, इस जो लोग पढ़ रहे हैं, पहले उनका रिकॉर्ड देखिए कि कितना वो राष्ट्रभक्त हैं। राष्ट्र से छोड़िए, जनता के बीच जो कह के आते हैं, क्या वो करने की कोशिश करते हैं? और ये तो एक स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र हैं जिनका नाम है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार जी ने अपने जो इंडस्ट्रियस करियर रहा है, जो पिछले 30-35 वर्षों का जो उनका राजनीतिक और खास करके जो संसदीय राजनीति का समय रहा है, वो चाहे केंद्रीय मंत्री के रूप में हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री के रूप में हो, उन्होंने जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं, वो इतिहास के पन्नों में जो है सो स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। इसीलिए आज एक एक किसी घटना नहीं, एक आधे घंटे 1 घंटे का कोई रहता है शो, उसमें से 3 सेकंड 5 सेकंड कुछ काट के और उसमें कहानी जोड़ के डाल दीजिए, और उसे कोई जो है वो सर्टिफिकेट पाने की योग्यता है। और सर्टिफिकेट दे कौन रहा है, पहले इस पर देखिए। एक बता दें आपको, मैंने इंजीनियरिंग किया है, ठीक है, मुझे आईआईटी खड़गपुर का सर्टिफिकेट है। तो लोग कहते हैं अरे आईआईटी का इंजीनियर है, माने सर्टिफिकेट का महत्व है। कुछ ऐसे भी इंजीनियर हैं जिनके यूनिवर्सिटी का पता ही नहीं है, वो भी घूम के, तो वो भी कहते हैं हम बीटेक हैं, लेकिन तब पूछा जाता है कहाँ हो, तो वो फलाना माता, ठीक है, तो समझ जाते हैं कितना बड़का इंजीनियर है। तो उसी तरह सर्टिफिकेट कौन दे रहा है, उसका ही महत्व होता है। तो नीतीश कुमार के राष्ट्रभक्त होने का सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? तेजस्वी यादव। इतने बड़े राष्ट्रभक्त और इतने बड़े राष्ट्रभक्त के पुत्र, इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी के खानदान से आने वाले व्यक्ति, तो ये भी देखिए कि सर्टिफिकेट कौन दे रहा है और किसको दे रहा है। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव या उनके परिवार की तरफ से नीतीश कुमार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। और कर क्या सकते हैं? इसके अलावा उनको आता क्या है? कोई ऐसी सकारात्मक विचारधारा लेके आ सकते हैं क्या? आते भी हैं, जब ए टू जेड की बात करते हैं तो किसी की बात करते हैं? जातिवाद की बात करते हैं। वो ए टू जेड में भी अगर ये रहता कि नहीं, हम
पूरे बिहार को साथ में लेकर चलेंगे तो समझ में आता है, लेकिन उनका ए टू जेड का मतलब होता है सारी जातियां। तो ये जाति के जो उससे ऊपर जो सोच नहीं बना पा रहा, जिसका पूरा राजनीति ही, वो लालू जी हों चाहे उनके परिवार के जो भी उनके उत्तराधिकारी बने हैं, उनका पूरा खेल ही है कि जाति विभेद बनाओ और एक पर्टिकुलर धर्म के एक समुदाय के लोगों को जो है लालटेन में किरासन तेल बनाकर जलाओ, क्योंकि उनको लगे कि अरे देख भगवा आ जाएगा, भगवा आ जाएगा, हमको वोट नहीं देगा तो बीजेपी आ जाएगा, बीजेपी आ जाएगा तो मुसलमानों के लिए बड़ी दिक्कत हो जाए, इसलिए मुसलमानों मुझे वोट दो। और साथ में एक जाति के विशेष के लोगों को तो ना, देखो तुम लोग आओगे तो मुसलमानों के साथ मिलकर वोट दो, देखो हमारी इतनी संख्या है तो हम राज करेंगे, तुम जो चाहोगे लूटोगे, जो चाहोगे करोगे, कोई राज नहीं, कोई कानून नहीं रहेगा। कोई पहले हुआ है 15 वर्षों में लोगों ने देखा है। तो जिस समाज को वो बेवकूफ समझ रहे हैं, वो समाज भी अब प्रबुद्ध हो चुका है। उस समय नया नया था, लोगों को लगा कि यही असली सही राजनीति है, लेकिन पिछले 20 वर्षों में उन घरों के लड़के पढ़ लिए हैं, चरवाहा विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं, उन घरों के बच्चे पढ़ लिए हैं, अच्छे अच्छे स्थानों पर चले गए हैं, उन लोगों ने भी दुनिया देखी है, उनको भी समझ में आ रहा है कि ये जाति के आधार पर वोट देकर हम किसी एक परिवार को अपना राजा महाराजा नहीं बना सकते। तो वो चीज़ें बदल गई है। अब क्या खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। अब अपने बारे में तो कुछ अच्छा कह नहीं सकते, तो सामने वाले को के नाम से 2-4 गाली पढ़ दो। देखिए, कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी पे जिस तरह से तंज कसा जा रहा था आरजेडी की तरफ से, साफ तौर पर इंजीनियर सत्यनारायण राय जी ने कह दिया कि सिर्फ़ और सिर्फ़ साजिश चल रही है नीतीश कुमार और एनडीए को बदनाम करने की। बाकी आगे बढ़ते हैं सर, 2025 का चुनाव एनडीए का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने वाला है इस बार 2025? हमेशा बिहार की तरक्की, बिहार का विकास और विरासत के साथ विकास। आज देखिए, माता जानकी का भव्य मंदिर बन रहा है और अभी आपको पता होगा कि बिहार से होकर 7 या 8 एक्सप्रेसवे जाने वाले हैं। कुछ तो बन गए, कुछ बन रहे हैं, कुछ का अधिग्रहण चल रहा है। और अभी तक नीतीश कुमार जी इस प्रयास में थे कि बिहार के किसी कोने से कि दूसरे कोने में हम 6 घंटे में पहुंच सके। अभी टारगेट को घटाकर 4 घंटा कर दिया गया है। और जब एक बार क्या होता है ना, जब ये दूरियां कम होती है ना, तो विकास से भी दूरी कम होती है। जो विकास हमसे दूर छिटका हुआ था, वो नजदीक आने लगता है। और यही आपने देखा होगा, इसी कारण होगा कि पिछले 5 वर्षों के अंदर में बहुत सारे कल कारखाने यहाँ खुले हैं। खासकर इथेनॉल में तो एक बड़ा हब बना है बिहार। और दूसरे क्षेत्र में भी मैंने टेक्सटाइल हब देखा है। मोतीपुर मुजफ्फरपुर में जो मोतीपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें बहुत सारे टेक्सटाइल कंपनी खुले हैं। अभी लेदर पे काम चल रहा है। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2025 अगले 2-3 महीने के अंदर में, या हो सकता है कि महीने भर के अंदर आपको देखने को मिले। 2016 वाले की जगह पर 2025 जो आ रहा है, उसमें बहुत सारे जो है सो नए-नए प्रोत्साहन नीति है, जिससे बिहार में छोटे रोजगार से लेकर बड़े रोजगार तक की सृष्टि हो। वो फूड प्रोसेसिंग को लेकर बहुत बढ़िया काम हो रहा है, एआई को लेकर बहुत अच्छा काम हो रहा है। और ये सब काम जब होने लगेंगे, जो रिजल्ट आने लगेगा, तो मैं समझता हूँ कि अगले 5 से 10 वर्षों के अंदर में बिहार इस स्थिति में है, अधिकतम 10 वर्षों के अंदर, कि बिहार जो भारत के जो दूसरे राज्य हैं, जो भी हमसे काफ़ी आगे हैं, उनके साथ कदम-ताल करने की स्थिति में 10 वर्षों में बिहार भी आ जाएगा। और देखिए, एक और सवाल लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत सारे लोग मिलने के लिए बैठे हुए हैं सर से। लेकिन सर, अंत में जाते तो हमें ये बता दीजिए कि 2015 में नरेंद्र मोदी जी जब आए थे बिहार में, उन्होंने कहा था चीनी मिल चालू हो जाएगा। अगली चुनाव में जब आऊँगा, उसका हालाँकि दूसरा चुनाव होने जा रहा है, चाय पीऊँगा इसी चीनी मिल के चीनी से। लेकिन आज तक उसमें कुछ नहीं हुआ और जो सामान था लोग लूट गए, लूट के बेच दिए चोर लोग जो थे, और वो पड़ा रह गया। और मुझे लगता है कि अब शायद सुधार भी होगा कि नहीं, इस चीज़ को मैं और आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का कहा हुआ बात ना हुआ, तो कैसे हम लोग अब कहेंगे? देखिए तो ऐसा क्या है, इस चीज़ को आप नहीं मानते हैं कि जुमला दिया गया, बिहार के लोगों को ठगा गया? देखिए जो चीज़ नहीं हुआ इसका मतलब ये मत समझिए कि उस पर कोई काम ही नहीं हुआ। मैं जानता हूँ कि मरोड़ा चीनी मिल एक बड़ा ही जटिल कानूनी दस्तावेज में था। इसका बीआईएफआर ने पहले किसी को, एक जवाहर जायसवाल जी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उत्तर प्रदेश के, उनको ये दिया था। उन्होंने काम शुरू करने की कोशिश भी की थी, लेकिन तभी किन्हीं कारणों से उनका बिजनेस जो है नुकसान में चला गया। और वो नुकसान में जाने के चलते वो इससे हट गए। हटने के बाद चूंकि बैंकों का इस पे काफ़ी कर्ज था, तो ये बीआईएफआर से निकलने के बाद वो एनसीएलटी में चला गया। तो अब एनसीएलटी में ट्रिब्यूनल समझ रहे हैं ना, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, तो एनसीएलटी में इस पर चल रहा है। मुझे पता है कि इसके असली मालिकाना जो है वो कानपुर शुगर वर्क्स जो है, बेसिकली कानपुर टेक्सटाइल वालों के मफतलाल ग्रुप के पास था। इसीलिए ये जितने भी टेक्सटाइल और चीनी के जो
जो भी उनके मरौड़ा चीनी मिल जिसमें से एक है, पडरौना भी एक और है उत्तर प्रदेश का, ये सारा जो है भी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के पास है। और मुझे पता है कि योगी आदित्यनाथ जी ने प्रयास शुरू किया है, उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा है कि ये जितनी जो चीनी मिलें और जो जो टेक्सटाइल मिल्स जो हैं, इनको अगर टेक्सटाइल मिल या चीनी मिल के रूप में अगर शुरू कर सकते हैं तो करें, और नहीं तो कोई दूसरे इंडस्ट्री के लिए इसको करें। और प्रधानमंत्री जी का कार्यालय इस पर काम कर रहा है। मैं संपर्क में हूँ इसलिए बता पा रहा हूँ इन बातों को, क्योंकि मैं भी प्रधानमंत्री जी ने मंच से कहा था, लेकिन मैं मन से कहा था। मैं मन से सोचता हूँ कि हमारे जो बड़ौदा शुगर मिल के जो 678 एकड़ ज़मीन जो है, वो रोज़गार पैदा करें, ना किसी तरह से जैसे बंजर ज़मीन के रूप में रहे और लोग उसका अतिक्रमण करें। हम चाहेंगे कि 678 एकड़ भूमि जो है, वो छपरा में और माने सारण में और बिहार में रोज़गार सृजन करने के काम आए, और इसलिए उस पर प्रयास चल रहा है। मैं स्वयं भी प्रयासरत हूँ, मेरे माननीय सांसद राजीव प्रताप रूडी जी भी प्रयासरत हैं, प्रधानमंत्री जी का कार्यालय भी चल रहा है, और कपड़ा मंत्री जी से भी मैं 3-4 मीटिंगें कर चुका हूँ। ऐसा नहीं कि लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कानूनी जटिलता कुछ ऐसी है कि जब तक वो ट्रिब्यूनल से उसका नतीजा नहीं आता है कि किसका क्या बकाया है, उसका कैसे सेटल किया जाएगा, जिस दिन वो आ जाएगा बड़ी तेज़ी से आपको देखने को मिलेगा। चीनी का शायद वहाँ से ना मिले खाने को, हो सकता है कि चीनी अभी वायबल ना रहे, चाहे मोदी जी ना पी पाए भले मरौड़ा भले ना चीनी पी मिल पाएँ, लेकिन ये ज़रूर है कि वहाँ के युवाओं को रोज़गार मिलेगा और वहाँ के किसानों की आमदनी बढ़ेगी और वो काम बहुत जल्दी होगा। मुझे विश्वास है कि अब बहुत समय नहीं लगने वाला है, लेकिन जब मोदी जी ने इसकी चर्चा की थी, तो उन्होंने अपनी मंशा बताई थी। तब उन्हें ये नहीं पता था कि कानूनी जटिलताएँ अभी और क्या हैं, लेकिन उस पर काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है, सुधार हो रहा है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मरौड़ा चीनी मिल के कैंपस से भी धुआँ निकलेगा, और वो चाहे चीनी का धुआँ हो या किसी और चीज़ का। देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि मरौड़ा चीनी मिल से चाहे मोदी जी पिए या ना पिए, लेकिन वहाँ से धुआँ निकलेगा और वहाँ पर हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार आज से 2 साल, 3 साल, 4 साल लगे, लेकिन निकलेगा ज़रूर और लोगों को रोज़गार मिलेगा ज़रूर। बाकी जितने भी सवाल हमने किया सर से, सभी सवालों का ईमानदारी से सर ने जवाब दिया है, हर बार देते हैं। इसके लिए मैं सर आपका धन्यवाद करता हूँ और बहुत-बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हर तरह के प्रश्न हमसे पूछे और आपने प्रशंसा किया मेरे जवाब का। बहुत-बहुत धन्यवाद।